Hello, my lovely officers. Welcome to Sadhana Vijay Academy's current affairs session. Let's begin the journey from awareness to achievement. सबसे पहले हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन में देखेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा मैपिंग में आज थोड़ा डिफरेंट पोर्शन होगा जिसमें कि आपको यूरोप देखने को मिलेगा। अब तक हमने जो हमारा साउथ कॉन्टिनेंट था, नॉर्थ कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हमने कवर कर लिया था। अब इसके बाद हम यूरोप को देखेंगे। साउथ नॉर्थ के हमने सभी कंट्रीज को कवर किया, सेंट्रल अमेरिका भी देखा, लेकिन आज देखेंगे यूरोप के सभी कंट्रीज को ना देख के हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन देखेंगे और इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज होगी उन्हें कवर करेंगे। इसी के साथ में आज हम देखेंगे जो हमने साउथ अमेरिका में ब्राजील पढ़ा था। ब्राजील में आपको देखने को मैंने आपको बताया था कि अमेज़न जो फॉरेस्ट है वो ब्राजील में पड़ता है, तो उसके लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन्हें कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम अपने नेशनल पार्क का रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे सभी नेशनल पार्क नहीं हुए हैं, हमारे कुछ हो गए हैं, उनका हम रिवीजन करेंगे और जो नहीं हुए उन्हें हम लर्न करेंगे। इसके बाद हम कुछ रिवर्स देखेंगे। अब तक हमने हमारी जितनी भी पेनिसुलर रिवर्स थी उन्हें हमने कवर किया था, जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां थी। उसमें क्या था कि जो अरब सागर में गिरती है उन्हें देखा था, जो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है उन्हें भी देखा था, लेकिन आज हमारी जितनी भी हिमालयन नदियां हैं, हिमालयन रिवर्स है, उन्हें हम देखेंगे। इसी के साथ देखेंगे जो आप सब जानते हैं कि सिंधु नदी समझौता हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 6 रिवर्स थी, उसमें से 3 रिवर्स का पानी किसके पास जाता है, पाकिस्तान के पास, और 3 हमारे पास रह जाता है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे द हिंदू की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उन्हें पढ़ते हुए चलेंगे, और उसके बाद देखेंगे जो हमारी प्रीवियस करंट अफेयर्स होती है उसके कुछ क्वेश्चंस को ऐड ऑन करते हुए चलेंगे। और लास्ट में हमारा होगा एक प्यारा स्टेट जिसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश को। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसे, यूरोप को। चलते हैं हमारा यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज हैं जो लाई करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे ये हमारा मैप है यूरोप का। सिर्फ इतना आपको देखना है कि डेली डेली आप मेरे साथ लर्न करते हुए चले। जैसे मैं आपको कंट्रीज को पढ़ाती हूँ तो बस तेज तेज वॉइस में थोड़ा आप अपने आप से बोले कि यहाँ पर ये कंट्रीज लाई करते हैं, आपको उसी से लर्न हो जाएगा। सारी कंट्रीज नहीं देखनी है, बस कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज को देखना है। और डेली अगर हम 2 या 3 दिन इसी यूरोप को देखेंगे, जैसे हमारे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की जितने भी देश हैं वो अच्छे से हमें लर्न हो गए होंगे। जिसने मेरी पहली क्लासेस की होगी उसे अच्छे से पता होगा कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि साउथ अमेरिका में कौन से देश आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में कौन से देश पड़ते हैं, तो वो सब आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्या है, ये है यूरोप। यूरोप में अगर आप देश देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी क्या है, लंदन। अगर आप यूनाइटेड किंगडम की राजधानी देखेंगे तो वो क्या है, लंदन है। इसी के साथ में आप देखेंगे नीचे स्पेन, स्पेन के नीचे आपको देखने को मिलेगा मोरक्को। अगर हम कहां से चल रहे हैं, नॉर्थ से साउथ में, इधर आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसके जस्ट साउथ में आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। फ्रांस के ही वेस्ट में जर्मनी देखने को मिलेगा, जर्मनी और इटली देखने को मिलेगा। फ्रांस के अगर आप देखेंगे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में तो जर्मनी, और आप देखेंगे कि जो फ्रांस के ही सापेक्ष में आपको देखने को मिला इटली, जो कि ईस्ट साउथ में स्थित है। इसी के साथ आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पोलैंड, जो कि जर्मनी से ही अपनी जो सीमा है उसे साझा करता हुआ, और पोलैंड से आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा ईस्ट में। पोलैंड के और यूक्रेन के अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको बेलारूस देखने को मिलेगा। नीचे अगर आप चलेंगे साउथ में, यहाँ पे आपको रोमानिया देखने को मिलेगा। रोमानिया के ही जस्ट वेस्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हंगरी। कौन सा, हंगरी। अब चलते हैं रोमानिया के साउथ में, तो आपको यहाँ पर बेल्जीरिया देखने को मिलेगा। इसी के रोमानिया बेल्जीरिया के साउथ में टर्की देखने को मिलेगा। टर्की के अगर आप आएंगे वेस्ट में तो आपको ग्रीक देखने को मिलेगा। और सबसे अगर आप साउथ में देखेंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे साउथ में आपको कुछ कंट्रीज देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे वेस्ट में मोरक्को, मोरक्को के ईस्ट में अल्जीरिया, यहाँ पे आपको तुनिसिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर लीबिया देखने को मिलेगा, यहाँ भी लीबिया देखने को मिलेगा। साउथ में किसके, मोरक्को के। अगर वेस्ट में आप चलेंगे, सॉरी ईस्ट में चलेंगे तो ईस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, मोरक्को, मोरक्को के जस्ट सीमा साझा करते हुए अल्जीरिया,
तुनेशिया, इधर लीबिया और इधर भी आपको लीबिया, और यहाँ पे आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। ये पार्ट आपको इजिप्ट का देखने को मिलेगा। ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं, किसके, यूरोप के। बस आपको इतना ही लर्न रखना, याद करना है, और इतना ही आपको क्या करना होगा, सिर्फ इसे देखते हुए चलना होगा। इससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं देखना है। एक बार और आप देखेंगे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट में, अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पे आइसलैंड देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे सबसे पहले नॉर्थ में स्वीडन, स्वीडन के ही ईस्ट में फिनलैंड देखने को मिलेगा। नीचे अगर आप आएंगे साउथ में तो आपको यहाँ पोलैंड देखने को मिलेगा, बेलारूस देखने को मिलेगा, यूथनेशिया देखने को मिलेगा, जर्मनी देखने को मिलेगा, फ्रांस देखने को मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे साउथ में तो आपको यहाँ पर पुर्तगाल देखने को मिलेगा, पुर्तगाल, स्पेन सटे हुए हैं, एक दूसरे से अपनी सीमा साझा करते हैं। स्पेन अपनी सीमा साझा करता है फ्रांस से, फ्रांस के ही ईस्ट में पड़ता है जर्मनी के ईस्ट में पोलैंड आपको देखने को मिलेगा, चेक रिपब्लिक देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में अगर आप ईस्ट में ही देखेंगे तो पोलैंड के ईस्ट में यूक्रेन देखने को मिलेगा। आप सब जानते ही हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है। यहाँ आपको ये कीव देखने को मिल रहा होगा, ये है कीव, और यहाँ पे आपको एक कीव जिस पर रूस ने अपना क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। नीचे अगर देखेंगे यूक्रेन के साउथ में अगर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे रोमानिया देखने को मिलेगा, रोमानिया के जस्ट वेस्ट में आपको हंगरी देखने को मिलेगा, हंगरी के जस्ट आपको देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और नीचे ऑस्ट्रेलिया से नीचे आपको इटली देखने को मिलेगा। मीन साउथ में आपको इटली नजर आ रहा होगा, येलो इसमें आपको ये इटली देखने को मिलेगा। और सबसे साउथ में मैंने आपको बताया था कहां पर, एक तो यहाँ मोरक्को देखने को मिलेगा, मोरक्को के ईस्ट में आपको अल्जीरिया, अल्जीरिया के ईस्ट में तुनेशिया, यहाँ पर लीबिया भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इजिप्ट देखने को मिलेगा। ये हुए हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज देखने को मिले तो आपको इस तरह से याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम हुआ, यहीं पर आपको जर्मनी भी देखने को मिलता है, फ्रांस देखने को मिलता है, फिनलैंड देखने को मिलता है, यहीं पे इटली देखने को मिलता है, पोलैंड, यूक्रेन देखने को मिलता है, स्वीडन देखने को मिलता है, यहीं पर आपको बेलारूस देखने को मिलता है, हंगरी देखने को मिलता है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनेशिया और लीबिया, आपको इजिप्ट, ये किस में देखने को मिलेंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट में मैंने आपको बताया था, इधर आपको मिलेगा ये देखने को, ये कौन सा है, ये है साउथ अमेरिका, साउथ में नॉर्थ अमेरिका, बीच में आप ये देखेंगे ये सेंट्रल अमेरिका। इधर चलेंगे तो इधर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको ये यूरोप देखने को मिलेगा, यहाँ पर अफ्रीका देखने को मिलेगा, एशिया कहाँ देखने को मिलेगा, एशिया में हमारा प्यारा भारत आ जाएगा, एशिया के ही जस्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यूरोप, यहाँ पर अफ्रीका देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अगर एशिया के जस्ट साउथ में देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, यहाँ पे आपको अटलांटिक का ओशन देखने को मिलेगा। ये है हमारे 7 कॉन्टिनेंट। इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि आपको मैं बता दूं कि कुछ इंपोर्टेंट हम जो हमारे, जैसे हमने साउथ अमेरिका हुआ, नॉर्थ अमेरिका हमने कवर कर लिया है, तो इसके देश जो हैं उन्हें एक बार देखते हुए चलेंगे जिससे कि हम भूले ना और हमें वो याद रहे। आइए देखते हैं सबसे पहले साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ब्राजील, मैं सबसे साउथ में देखेंगे पहले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चिली देश, अर्जेंटीना चिली देश। अर्जेंटीना के ऊपर ही आपको उरुग्वे देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बेलारूस बोलीविया देखने को मिलेगा, प्राग्वे देखने को मिलेगा, इधर पेरू देखने को मिलेगा, इक्वाडोर, यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा कोलंबिया के ही जस्ट आपको वेनेजुला देखने को मिलेगा, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, और ये आपको ब्राजील देखने को मिलेगा। ये हमारे देश हुए। इसी के साथ में अब इधर चलेंगे ऊपर तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको, इधर देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ में आपको कनाडा देखने को मिलेगा, और कनाडा के अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ आपको अलास्का देखने को मिलेगा, जो किसका पार्ट है, यूएसए का ही पार्ट है। आइस जो हमारा ग्रीनलैंड है वो भी किसमें आता है, साउथ नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। इधर आपको ये अफ्रीका देखने को मिल रहा होगा, ये आपको यूरोप देखने को मिलेगा, ये आपको एशिया देखने को मिला, और ये आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना हुआ, चिली, उरुग्वे, प्रागवे, बोलीविया, पेरू,
एक बार देख लेंगे। सबसे साउथ में अर्जेंटीना, यहाँ पर चिली देश, उरुग्वे, प्रागवे, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना, और ये आपको ब्राजील देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे कनाडा देखने को मिलेगा, यहाँ पे अलास्का जो कि यूएसए का ही पार्ट है, इधर आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। अच्छा, बीच में आपको कुछ देश देखने को मिले, कुछ सेंट्रल अमेरिका है, कुछ कैरेबियन सी के हैं जो मैंने आपको बताया था। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इधर आपको देखने को मिलेगा एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, इधर देखने को मिलेगा आपको कौन कौन सी, क्यूबा देखने को मिलेगा, बहमास देखने को मिलेगा, हैती देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको यहाँ पे डोमिका देखने को मिलेगा, जितने भी इंपोर्टेंट है, सूरीनाम मैंने आपको बता ही दिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो देखने को मिलेगा। ये सेंट्रल अमेरिका के कुछ देश हैं। इधर अगर आप आएंगे तो मैंने आपको बताया कहाँ पर, यूरोप में मैं आपको टर्की बताया, बुल्गारिया, रोमानिया, इधर ही आपको मोरक्को देखने को मिलेगा, इटली देखने को मिलेगा, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, आयरलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम है वहां भी देखने को मिलेगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये मैंने आपको बताया। ये किसके पार्ट है? ये है यूरोप के। अगर आप अफ्रीका में चलेंगे, अफ्रीका के कुछ आप इंपोर्टेंट देख सकते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ सबसे नीचे, साउथ में आपको देखने को मिलेगा नमीबिया, अंगोला, चैड देखने को मिलेगा, सूडान, लीबिया, इजिप्ट का कुछ पार्ट आपको यूरोप में देखने को भी मिलेगा, साथ ही अल्जीरिया मैंने आपको बता ही दिया था कहां पर है, अल्जीरिया, लीबिया, ये किस्म है, ये पड़ते हैं हमारे यूरोप में। और अफ्रीका के कुछ देश इस तरह से हैं। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। और अगर एशिया में देखेंगे, एशिया में आपको प्यारा भारत नजर आएगा, चाइना देखने को मिलेगा, मंगोलिया देखने को मिलेगा, रशिया देखने को मिलेगा, कजाकिस्तान, पाकिस्तान भी एशिया में ही आते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इधर आपको जापान देखने को मिलेगा। ये कुछ देश हैं, जैसे कि थाईलैंड हुआ, मलेशिया हुआ, ये सब, इंडोनेशिया हुआ, ये हुए हमारे एशिया में। क्योंकि एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में काफी देश हैं, जैसे कि 43 हुए यूरोप में, इसी तरह एशिया में काफी देश हैं, इसमें अफ्रीका में काफी है। तो हम इन्हें सारों को याद नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो कि इंपोर्टेंट हमारे कंट्रीज होंगे उन्हें हम डेली देखते हुए चलें, और हमें सिर्फ एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन से देश पड़ते हैं, कौन से देश कहाँ पर लाई करते हैं। ये हमें सिर्फ इतना हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारी जो इक्वेटर है वो कहाँ से होती हुई जाती है, तो आप ये देख रहे होंगे, ये है इक्वेटर जो कि कहाँ से जा रही है, ये है हमारा साउथ अमेरिका से होती अफ्रीका को निकलती है, अफ्रीका होते हुए ये यहाँ से निकल जाती है। ये क्या है? ये हमारी इक्वेटर है। ये हमारी टॉपिक जो कि कैप्रिकॉर्न है, और ये है टॉपिक कैंसर, हमारी क्या है? कैंसर। ये हमारी हुई चीजें कैंसर, आप सब जानते ही हैं। जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत से भी होती हुई गुजरती है, तो ये जो टॉपिक कैंसर है ये मोरक्को से होती हुई गुजरती है अफ्रीका से हमारी इंडिया को क्रॉस करती है। मैंने आपको बताई थी जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 स्टेट को कवर करती हुई निकल जाती है। तो ये हुआ। चलते हैं अब हम अपना नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। मैंने आपको बताया कि हमारा जो देश है ब्राजील, मैंने कहां पर दिखाया था, ये आप ब्राजील देख रहे होंगे। ब्राजील में ही आपको देखने को मिलेगा अमेज़न फॉरेस्ट। क्यों? ब्राजील के काफी बड़े हिस्से पर आपको क्या देखने को मिलेगा? अमेज़न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और आप सब जानते हैं जो अमेज़न जंगल है वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। फेफड़े क्यों कहा जाता है? लंग्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर? ब्राजील में पाए जाते हैं। अमेज़न जो फॉरेस्ट है वो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, और मैक्सिमम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी एब्जॉर्व करती है उसे अमेज़न फॉरेस्ट करते हैं। कौन? अमेज़न फॉरेस्ट करते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में आप यहाँ देखेंगे कि जो ये है ब्राजील, आप ये देख रहे होंगे ब्राजील, एक बार आप देख लेंगे कि कहां से कहां तक आपको ये ब्राजील देखने को मिलेगा। ये ब्राजील का पोर्शन है, और यहाँ पे आप ये सारे में कहां पर देख रहे होंगे? अमेज़न फॉरेस्ट देख रहे होंगे। अमेज़न का लगभग 60% है वो कहां पर पाया जाता है? ब्राजील में पाया जाता है। और देश में पाया जाता है जो इसके पास लाई करते हैं, लेकिन 60% जो है वो ब्राजील में लाई करता है। ये हुआ, आप यहां देख ही लेंगे। इसके बाद अब हम इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि जो हमारा अमेज़न है, ब्राजील से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स है उन्हें हम कवर करेंगे। एक एक देश को ऐसे ही हम उठाएंगे जो कि नॉर्थ अमेरिका का होगा, साउथ अमेरिका का होगा, और उनकी इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे उन्हें हम लर्न करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऐसे ही जैसे कि ब्राजील
ब्राजील के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है वो पूछ लिया जाता है, ब्राजील में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है। इसी तरह से हम छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेते हुए चलेंगे, पर पहले जैसे कि कहते हैं ना कि एक मोटी मोटी वो छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, इसी तरह से पहले हम छोटे छोटे फैक्ट्स को उठाएंगे, उनकी जितनी भी मोटी मोटी बातें होंगी उन्हें हम लर्न करेंगे कि हमारे एग्जाम में वर्ल्ड से कोई भी क्वेश्चन बन जाए हम उसे स्किप ना करके आए, इतनी हमारी नॉलेज क्या हो गेन हो जाए। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमने क्या देखा कि ब्राजील का अमेजोन फॉरेस्ट का 60% कहाँ पर लाई करता है, तो वो ब्राजील में है अमेजोन फॉरेस्ट। सेकंड है ब्राजील दुनिया का शीर्ष 5 देशों में शामिल है। जो ब्राजील है दुनिया में शीर्ष 5 देशों में शामिल है जिनके पास सबसे ज्यादा क्या है, एयरपोर्ट्स है। क्या है, एयरपोर्ट सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो 5 देशों में ब्राजील का भी नाम आता है। वर्तमान समय में ब्राजील में कितने 4000 से ज्यादा मीन्स 4000 प्लस यहाँ पर एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। थर्ड इसका जो पॉइंट है, ब्राजील के नाम से सबसे ज्यादा बार जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो कहां पर खेला गया है, तो वो खेला गया है ब्राजील में। कहां पर, ब्राजील में। ब्राजील के नाम सबसे ज्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का खिताब है। ब्राजील अब तक 5 बार, कितना, 5 बार वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप है वो विजेता बन चुका है। ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, मैंने आपको बताया कहां पे पड़ता है, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बसा हुआ है और ब्राजील अपनी सीमा इक्वाडोर और चिली को छोड़कर लगभग सभी दक्षिण अमेरिका के देशों को साझा करता है। जिसने मेरी पहले क्लासेस की होंगी उसे उन्हें अच्छे से लर्न होगा कि ब्राजील सिर्फ 2 देशों को छोड़कर, एक तो चिली देश हुआ और सेकंड हुआ इक्वाडोर, क्योंकि इक्वाडोर सबसे कोर्नर पर था। आपने देखा होगा पेरू से घिरा हुआ, उधर कोलंबिया से घिरा हुआ, तो वो उन 2 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अदरवाइज जितने भी साउथ अमेरिका के देश हैं उनके साथ ब्राजील अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फिफ्थ पर चलते हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब में ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। फिर देखते हैं ब्राजील की राजधानी क्या है, मैंने आपको बताया था ब्रासीलिया इसकी राजधानी है। ऊपर से हवाई जहाज जैसी दिखती है। इसे वास्तुकार लूसियो कोस्टा ने इस तरह डिजाइन किया था कि ऊपर से देखने पर यह हवाई जहाज या उड़ते हुए पक्षी जैसा दिखाई दे। रियो डी जेनेरो जो कि 1763 से लेकर 1960 तक ब्राजील की राजधानी थी। कौन सी, रियो डी जेनेरो। कब तक थी, 1960 तक ये राजधानी रही। इसके बाद इसमें एक नया शहर जो कि ब्रासीलिया में स्थानांतरित कर दिया गया था। ब्राजील की पहली राजधानी सिल्वाडोर बाहिया थी जो 1549 से लेकर 1763 तक राजधानी रही है। पुर्तगाली जो कि औपनिवेशिक प्रशासन और चीनी बागान उत्पादन का केंद्र है। इसके बाद देखेंगे ब्राजील में मतदान करना अनिवार्य है। अगर वहां पे कोई वोटिंग नहीं करेगा तो वहां पर उन्हें दंड दिया जाएगा या फिर उन्हें पनिश किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं या फिर फाइन उन्हें भरना होगा। जैसे कि ब्राजील में मतदान करना अनिवार्य है तथा जो ब्राजील वासी मतदान नहीं करना चाहते उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है। ब्राजील में चुनाव वैकल्पिक नहीं है। ब्राजील की नागरिकों के लिए मतदान एक नागरिक कर्तव्य है, मीन्स उनका एक मौलिक कर्तव्य है कि उन्हें अपनी वोट देनी ही देनी होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं भारत में अगर वोटिंग होती है तो लोग स्किप कर देते हैं या फिर कुछ चले जाते हैं, कुछ इंटरेस्टेड नहीं होते या फिर किसी कैंडिडेट में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम किसी को भी ना दें। जबकि नोटा का भी हमारा एक ऑप्शन होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग स्किप कर देते हैं, नहीं वोट देने जाते। तो इसी तरह हमारे यहाँ पर फाइन चार्जेस नहीं किए जाते। लेकिन अगर आप ब्राजील में देखेंगे और वहां अगर कोई नागरिक वोट देने नहीं जाता तो उसे फाइन भरना होता है, मीन्स उसे जुर्माना देना होता है। इसीलिए कहा गया है कि उनका एक नागरिक कर्तव्य है वोट देना। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। आप सब जानते हैं कि ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी पाई जाती है और सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जो पूरी दुनिया की कॉफी सप्लाई का लगभग 1/3 उत्पादन करता है। जितना पूरी दुनिया में कॉफी की सप्लाई होती है उसका 1/3 भाग जो है वो सिर्फ ब्राजील ही उत्पादन करता है।
इसी के साथ विश्व के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देश भी कौन सा है, तो वो भी ब्राजील है। सबसे ज्यादा जो गन्ने का उत्पादन होता है वो भी किससे होता है, ब्राजील देश से होता है, ब्राजील को जाता है। दुनिया का लगभग 25% उत्पादन सिर्फ ब्राजील में होता है। गन्ना उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर भारत है। आप सब जानते हैं भारत में भी गन्ने का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, लेकिन वो सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे आपको ब्राजील देखने को मिलेगा। मीन्स दुनिया में जितना भी गन्ना उत्पाद होता है, उत्पादन किया जाता है, तो उसका 25% सिर्फ ब्राजील उसका उत्पादन करता है। जापान के बाहर सबसे बड़ी जापानी मूल के जो लोगों की संख्या है, जनसंख्या सिर्फ ब्राजील में पाई जाती है। ब्राजील में लगभग कितने जापानी लोग रहते हैं, तो 20 लाख जापानी मूल के लोग ज्यादातर साओ पाउलो राज्य में रहते हैं। कितने, 20 लाख जापानी मूल के लोग ज्यादातर कहां पर रहते हैं, तो जो ब्राजील है उसी का एक राज्य है, कौन सा है, साओ पाउलो राज्य, इसमें जापानी मूल के लोग पाए जाते हैं। जापानी मूल के लोग कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय मूल के लोग हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो गए तो भारत से, जैसे कि उनके पेरेंट्स हुए या दादा हुए या दादी, वो कहाँ से बिलोंग करती हो, भारत से करती हो, लेकिन वो जाकर अमेरिका में बस गए और फिर उन्होंने अमेरिका की क्या नागरिकता ग्रहण कर ली। तो इन्हीं को बोलते हैं कि जैसे जापानी मूल के लोग हैं, जापान के लोग थे, लेकिन आकर कहाँ बस गए, ब्राजील में बस गए, उन्होंने जापानी मूल के लोग कहा गया। दक्षिण अमेरिका में ज्यादातर स्पेनिश भाषा बोली जाती है, लेकिन पुर्तगाली भाषा ब्राजील की आधिकारिक भाषा है और ये दक्षिण अमेरिका में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ दुनिया में कैथोलिक ईसाइयों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ देखने को मिलेगी, ब्राजील में देखने को मिलेगी। कितनी, 74% जो कैथोलिक है वो कहाँ पर रहते हैं, वो ब्राजील में निवास करते हैं। ये आपने देखा, ये थे हमारे ब्राजील के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपको आई होप समझ आया होगा। क्यों हमने अमेज़न देखा कि अमेज़न जंगल कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल का 60% भाग आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्राजील में देखने को मिलेगा। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो वो ब्राजील है। या फिर जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है, वो भी ब्राजील है। लेकिन सेकंड नंबर पर भारत भी आता है। सबसे ज्यादा जो जापानी मूल के लोग हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ब्राजील के जो साओ पाउलो राज्य है वहां पर पाए जाते हैं। इसी के साथ जो कैथोलिक ईसाई होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं। ये हमारे ब्राजील के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए। अब चलते हैं अपने प्यारे भारत पर। ये है हमारा प्यारा भारत। आप सब जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी टॉपिक कैंसर है, जो हमारी कर्क रेखा है, वो कहाँ को से होके गुजरती है, तो वो गुजरती है हमारी गुजरात से, राजस्थान से, इधर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इधर आपको त्रिपुरा और मिजोरम। ये कितने स्टेट से, 8 स्टेट से होती हुई ये गुजरती है। कितने, 8 स्टेट से होती है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी जितने भी हमारे स्टेट है या फिर यूटी है, उनकी यहाँ पर कैपिटल मेंशन की गई है। मैंने आपको सारे उसमें जो सबसे पहले हमने स्टेट किया था, हमारे जो स्टेट होते हैं उनमें हम कैपिटल लर्न करते हैं, लेकिन एक बार फटाफट से देख लेंगे कि पूरे मैप में पूरे जितने भी हमारे राज्य और यूटी हैं उनकी कौन कौन सी कैपिटल है। सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, जिसमें आप श्रीनगर देखेंगे। इधर आपको लद्दाख देखने को मिलेगा जिसकी राजधानी लेह है। इधर आपको हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़ पड़ेगी, जो उत्तराखंड है उसकी देहरादून पड़ेगी, दिल्ली जो हमारी है न्यू दिल्ली। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश की लखनऊ देखने को मिलेगी, जयपुर राजस्थान की जयपुर देखने को मिलेगी। आप आएंगे वेस्ट में तो गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल। मैंने मध्य प्रदेश आपको पढ़ाया भी था, उसमें बताया भी था कि भोपाल इसकी राजधानी कैसे बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ की रायपुर पड़ेगी। इधर आप देखेंगे बिहार की पटना, झारखंड की आपको देखने को मिलेगी क्या, यहाँ पर देखने को मिलेगी जो हमारी है, एक मिनट, हमारी यहाँ देखने को मिलेगी जो बिहार है उसकी पटना देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारी झारखंड होगी, झारखंड की आपको रांची देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, रांची देखने को मिलेगी। इसी के साथ में वेस्ट बंगाल की कोलकाता देखने को मिलेगी। ऊपर अगर आप चलेंगे सिक्किम की गंगटोक देखने को मिलेगी। इधर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो हमारा है मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, इधर नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की अगरतला,
मिजोरम की आइजोल आपको देखने को राजधानी मिलेगी और इधर त्रिपुरा की आपको अगरतला राजधानी देखने को मिलेगी। ये हुई। इधर आप पर आएंगे वेस्ट बंगाल की, मैंने आपको कोलकाता बता ही दिया है, उड़ीसा की भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, महाराष्ट्र की मुंबई, इधर आपको दमन एंड दीव देखने को मिलेगा, दादर नागर हवेली देखने को मिलेगी, इधर आपको आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, कर्नाटक की बेंगलुरु, तमिलनाडु की आपको चेन्नई देखने को मिलेगी और केरला की तिरुवनंतपुरम आपको राजधानी देखने को मिलेगी, लक्षद्वीप की कवारती देखने को मिलेगी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर आपको देखने को मिलेगी। ये हुए हमारे देश, आप सब बताएंगे इसमें से एक जो है, मैंने आपको ये आपका क्वेश्चन और आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आंध्र प्रदेश से एक देश अलग करके बनाया, एक राज्य अलग करके बनाया गया है, वो कौन सा राज्य है और उसकी कैपिटल क्या है, कौन सी राज्य और उसकी कैपिटल क्या है, ये आप मुझे मैसेज कर जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करेंगे। अब देखेंगे हम रिवर्स। मैंने आपको अरब सागर में गिरने वाली रिवर्स बताई थी कि हमारी कौन कौन सी रिवर्स है, इसी के साथ बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं। आज हम कुछ हिमालय की जो नदियां हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इधर जो नॉर्थ में है हमारे जम्मू कश्मीर में हमें 6 नदियां देखने को मिलती हैं। 6 नदियों में से क्या है, जो हमारा सिंधु नदी समझौता है वो किया गया था 1960 में। और क्यों किया गया था, जिससे कि जो 6 नदियां हैं, जब भारत डिवाइड हुआ तो उसकी 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के पास गया और 3 नदियों का पानी भारत के पास रह गया। कौन कौन सी वो नदियां हैं, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ से ये जाती हुई नदी आपको मिलेगी, ये है इंडस, जिसे हम सतलुज भी बोलते हैं, ये नदी है। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगी ये वाली नदी, ये चेनाब नदी है। इसके बाद ये आपको झेलम नदी देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ आपको ये रावी नदी देखने को मिलेगी, ये आपको ब्यास देखने को मिलेगी। ये कौन सी है, ब्यास नदी आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी 6 नदियां हैं, झेलम हुआ, चेनाब हुई, यहाँ पे रावी हुई, इधर आपको व्यास देखने को मिलेगी और इधर आपको सतलुज देखने को मिलेगी। ये कौन सी, ये यहाँ से सतलुज नदी आ रही है। इसमें से 3 नदियों का पानी भारत यूज करता है। जो नीचे की 3 नदियां हैं, सतलुज हुई, ब्यास हुई, रावी हुई, इन 3 नदी का भारत यूज करता है। और जो हमारी इंडस नदी है, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करता है। भारत सिर्फ बहते हुए पानी को यूज कर सकता है, लेकिन उस पर ना तो कोई डैम बना सकता है, ना ही उस पर कोई जो हमारे पावर प्लांट है उन्हें लगा सकता है। सिर्फ बहते हुए पानी को वो जो है यूज कर सकता है और ना ही उसमें से कोई नहरें निकाल सकता है। तो ये हमारा सिंधु नदी समझौता हुआ था। लेकिन अभी आप जानते हैं जब पहलगांव में अटैक किया गया अप्रैल में, 22 अप्रैल को एक अटैक हुआ, कहां पर, जो पहलगांव में हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो सिंधु नदी समझौता था इसे रोक दिया गया था और बोला गया था कि अगर ये अटैक होंगे तो हम यहाँ का जो पानी और सप्लाई नहीं करेंगे, हम इस समझौते को तोड़ देंगे। और इसी के साथ में यहाँ कुछ डैम बनाने की भी प्रतिक्रिया देखी गई थी। ये हुआ। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, उसे आप देखेंगे कि आपको देख रहा होगा ये है गंगा नदी। यहां से आप देखेंगे कि ये गंगा नदी आ रही है और गंगा नदी कहां से निकलती है, तो आपको पता है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। कहां पर, गंगोत्री से निकलती है। और गंगोत्री से निकलने के बाद यहाँ पे ये है गंगोत्री गोमुख, जहां से ये निकलती है। और ये आप गंगा देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार को निकलती हुई आपको ये देखने को मिलेगी। और इसमें कुछ ट्रिब्यूटरी भी होंगी, कुछ सहायक नदियां भी होंगी। जैसे आपने देखा होगा गंगा की ही कुछ सहायक नदियां, गंडक आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इधर कावेरी नदी देखने को मिलेगी। और ये जब यहाँ पर आती है तो फिर यहाँ पे क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा है जो कि गंगा नदी अपना सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो यहां आप देख रहे होंगे। और कहां पर गिर जाती है, ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये हमारी हुई गंगा नदी। कौन सी हुई, तो ये हमारी हुई गंगा नदी। और गंगा नदी ये नहीं, ये है गंगा नदी। आपको यहां से ये गंगा नदी देख रही होंगे, यहाँ पे ये हुई गंगा नदी। इधर जो गोदावरी नदी है, जो चेनाब नदी है, ये कहाँ पर आकर मिल जाती है, ये गंगा में ही आकर मिल जाती है और आगे एक होकर निकल जाती है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद जो हमारी यमुना नदी है, ये आप देखेंगे यमुना नदी दिल्ली से होती हुई जो यमुनोत्री से निकलती है और दिल्ली से होती हुई इधर से यहाँ से आती हुई और ये भी कहाँ पर जाकर मिल जाती है, ये भी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है।
ये हुई हमारी गंगा और यमुना नदी, मैंने आपको गोदावरी बताई, इधर गंडक बताई और यहाँ पर कोसी नदी बताई। ये कहाँ पर आकर मिलती है, जो कि गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं और साथ ही कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 6 नदियां मैंने आपको बताई जो कि हमारी सिंधु नदी समझौते के तहत ली गई थी और उनमें से इनका पानी जो बांटा गया वो सिंधु नदी समझौते के तहत बांटा गया कि 3 नदियां भारत यूज करेगा और 3 पाकिस्तान यूज करेगा। आज हम इतना देखेंगे, कल फिर इससे आगे का देखेंगे। ये हमारी नदियां हुई। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये गंगा देखने को मिल रही होगी जो कि गंगोत्री से मिलती है। यहाँ पे आपको यमुना नदी देखने को मिल रही होगी और आगे जाकर ये नदी एक हो जाती है। इधर आपको देखने को मिलेगी गोमती नदी, इधर आपको ये घाघर नदी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको गंडक नदी देखने को मिलेगी, ये कोसी नदी देखने को मिलेगी। ये किसके, गंगा नदी की क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है और ये हुगली से होते हुए कहाँ पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है और एक डेल्टा भी बनाती है। अब चलते हैं अपने नेशनल पार्क पे, फटाफट से हम नेशनल पार्क को देखेंगे। कौन कौन से नेशनल पार्क हमने रिवीजन कर लिया था। सबसे पहले जो कि हमने लद्दाख में एक नेशनल पार्क देखा था, कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। फिर हमने 4 नेशनल पार्क देखे, कहां पर, जो कि थे हमारे यहाँ हमने देखे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से थे, हमने सलीम अली, दाचिंगम, काजीना, किश्तवाड़, ये हमने देखा था नेशनल पार्क हमारे थे जम्मू कश्मीर के। इसके बाद हमने देखा हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। जो हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क थे उसमें आपको देखने को मिलेंगे 5 नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय, इंदरकीरा, खिरगंगा, पिन वैली और यहाँ पर सिंबल वाला नेशनल पार्क। फिर हमने देखा उत्तराखंड के, उत्तराखंड में हमें 6 नेशनल पार्क देखने को मिले, कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये हुए। इसी के साथ में हमने देखा था पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, हरियाणा में 2 देखने को मिले था, कालेश्वर और सुल्तानपुर। बाहर हमने देखा उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है और वो कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। इसी तरह बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है और वो कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो हमने यहाँ पे भी देख लिया था, बिहार भी और उत्तर प्रदेश भी देख लिया था। इसी के साथ में जब हमारे राजस्थान में हमें 5 नेशनल पार्क देखने को मिले, डिजर्ट, कैलडियो, मुकंदरा, रणथंभौर, सरिस्का नेशनल पार्क देखने को मिला। फिर हमने यहीं पर गुजरात भी देखा, तो गुजरात में हमें फिर से 4 नेशनल पार्क देखने को मिले, ब्लैक बक, गिर, मैरीन, वंसदा नेशनल पार्क। ये किसके थे, गुजरात के थे। मैं फटाफट इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको पहले लर्न करा चुकी हूँ। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो फटाफट से आप तेज तेज बोलकर सिर्फ 3 बार बोले, जैसे मैंने आपको पढ़ाया इसी तरह तेज तेज 3 बार इन्हें लर्न करें और नेक्स्ट डे फिर से मेरी क्लास को कंटिन्यू करें। आपको ये अपने आप से ही लर्न हो जाएंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ फिर हमने राजस्थान और यहाँ पे देखा हमने गुजरात और राजस्थान को कवर करेगा यहाँ पे एमपी, जो कि मध्य प्रदेश में हमने 11 नेशनल पार्क देखने को मिले थे। और आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है कि इससे कोई ना कोई नेशनल पार्क आ ही जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बंदरगाह फोस, जो बंदरगाह, फोसिल, पेंच, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, ये हमें कहां पर देखने को मिले, मध्य प्रदेश में देखने को मिले थे। जब हम चले इधर तो अगर आप देखेंगे कि जो हमने पटना देख लिया था, पटना से वेस्ट बंगाल पे आए, वेस्ट बंगाल के ऊपर पहले सिक्किम को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। फिर हम आए यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा असम में हमने 7 नेशनल पार्क देखने को मिले। कौन कौन से थे, दिब्रू सिकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, रायमोना, दिहंग, पटकई, ये हमारे कौन से हैं, ये हैं असम के। इसी के साथ में अगर हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में हमें 2 देखने को मिले, मोलिंग और नामदफा। फिर नागालैंड में भी एक ही नेशनल पार्क था, वो कौन सा था, वो था इटंकी नेशनल पार्क। इसके बाद हम आए मेघालय पे 2 देखने को मिले, बालपक्रम और नोकरे की, ये हमें मेघालय में देखने को मिले। 7 सिस्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जब हम नागालैंड से नीचे आए तो हमें नागालैंड से नीचे देखने को मिला कौन सा, तो हमें स्टेट देखने को मिला यहाँ पे मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर यहाँ पे है, ये हुआ हमारा मणिपुर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा मणिपुर। इसी के साथ में हमें देखने को मिला ये मिजोरम। नागालैंड हमारा हो ही गया था, मणिपुर में कौन कौन से हैं, तो मुरलेन, फंगुई, ये देखने को मिला। मिजोरम में कौन सा देखने को मिला, मणिपुर में है किम्बुल, लामजाओ और सिरोनोई। गलत हो गया ये, सॉरी, माफी चाहेंगे। मणिपुर में जो आपको देखने को मिलेगा कैम्बुल,
लामजाओ और सिरोही देखने को मिलेगा। और अगर आप देखेंगे मिजोरम में तो मुरलेन और फोंगोई देखने को मिलेगा। जो हमारे 7 सिस्टर्स है इसमें असम में तो है काफी नेशनल पार्क, लेकिन मैक्सिमम 2 या 1 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। असम में तो हमने 7 देखे थे कि डिब्रू सिकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना, देहपटका ये नेशनल पार्क थे। इसी के साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे त्रिपुरा में आपको फिर से 2 देखने को मिलेगा, क्लाउडेड और बीसोन जो कि राजबारी भी बोला जाता है। मेघालय में हमने देख लिया, बालपक्रम और नोरके हो गया। इसी के साथ में वेस्ट बंगाल में आप यहाँ देख सकते हैं तो ये होंगे हमारे 6 कौन सा, बक्सा, गुरमारा, जल्दरपारा, नैरोरा, सिंगलीला और सुंदरबन नेशनल पार्क, ये हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। आज आप इन्हें याद करेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा से हो गए हैं, इन्हें याद कर फिर हम नीचे का देखेंगे। एक बार आप फिर से देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा लद्दाख में हमें 1 नेशनल पार्क देखने को मिला। उसी के साथ में हमने जम्मू कश्मीर देखा, जम्मू कश्मीर में चांद देखने को मिले, सलीम अली, काजी नाग, किश्तवाड़ और हमारा था दाचिंगम। इसी के बाद में हमें देखने को मिला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में हमने 5 देखे। हिमाचल प्रदेश में हमने 5 कौन कौन से देखे, तो 5 हमारे नेशनल पार्क थे हिमाचल प्रदेश के, कि कौन सा, ग्रेटर हिमालय, इंदरकीला, खिरगंगा, पिन वैली और सिंबलबाला नेशनल पार्क। फिर हमने देखे उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क, कारबोट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये हमारे नेशनल पार्क थे। फिर हमारे नीचे हमने हरियाणा में 2 देखे। 2 कौन कौन से थे कि कालेसर और सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 ही था, दुधवा नेशनल पार्क। जो पटना है उसमें भी सिर्फ 1 देखने को मिलेगा, वहां पे था कौन सा, वाल्मीकि। और जब हमने सिक्किम में देखा वहां पे भी 1 नेशनल पार्क था, कंचनजंगा। ये हमारे नेशनल पार्क है। नेक्स्ट अब हमारी फर्स्ट द हिंदू की न्यूज देखेंगे। फर्स्ट द हिंदू की न्यूज क्या कहती है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि कर्नाटक ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने मासिक धर्म होने पर 1 दिन की लीव दी है, मीन्स 1 दिन की छुट्टी होगी। ऐसा क्या पहले कोई भी जो पीरियड्स होते थे या उनके जो हमारी छुट्टियां दी जाती थी लेडीज को, क्या वो पहले नहीं दी जाती, तो फीमेल्स को दी जाती थी, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में। कौन से स्टेट में दी जाती थी, तो वो बिहार में। बिहार में आप सब जानते हैं कि जो बिहार है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में ये अलाउ किया गया है कि जो फीमेल हैं उन्हें 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी, मीन्स उन्हें एसल दी जाएगी। उससे क्या होगा, उससे कि भाई जो पीरियड्स होते हैं उसमें लेडीज को प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो उन्हें 2 दिन की लीव दी जाती थी। इसी तरह कर्नाटक ने भी स्टार्ट की, लेकिन कर्नाटक ने सिर्फ 1 दिन की स्टार्ट की है, और वो भी किसमें, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में। इसीलिए पहला स्टेट बन गया है जिसने प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में जो फीमेल्स को मासिक धर्म होता है उनकी छुट्टी देने के लिए अलाउ किया है। तो ये किया गया है। आइए देखते हैं कि कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश प्रगतिशील कदम या केवल प्रतीकात्मक। इसमें यह भी आश लगाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इन्होंने एक नाम किया है या फिर इन्होंने सच में एक कंसर्न दिखाया है फीमेल्स की तरफ, क्योंकि सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ही इन्होंने एलोकेट की गई है। तो इसमें इन्हें देखा भी जा रहा है और उन पर कुछ जो कटास है वो भी किए गए हैं कि प्रगतिशील कदम है या केवल प्रतीकात्मक पहल है। कर्नाटक राज्य देश का पहला राज्य बन गया। एक तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पहला राज्य बन गया है जिसने सभी महिलाओं, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में कार्यरत के लिए प्रति माह 1 दिन का जो सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है। इसी के साथ उड़ीसा और बिहार, इससे पहले कहां पर, उड़ीसा और बिहार में पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसी नीति है, जबकि केरल में इसे केवल विश्वविद्यालय स्तर पर ही लागू किया गया है। कुछ स्टेट ने पहले भी किया हुआ है, लेकिन कर्नाटक पहला ऐसा स्टेट है जिसने, जो कि प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों में ये छुट्टी एलोकेटेड की है, मीन्स वहां पर देने को कहा है। महिलाओं को हर महीने 1 दिन का वेतन जो मासिक धर्म अवकाश मिलेगा, यह नीति सरकारी और निजी संस्थानों, कारखानों और संगठनों में कार्यरत है सभी महिलाओं पर लागू होगी। इनमें एक प्रगतिशील कदम माना जा रहा है जो महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार को मान्यता देता है। इसी के साथ में आप देखेंगे इस नीति को बनाने के लिए 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसमें डॉक्टर थे, मनोवैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे, कर्मचारी, नारी संगठन और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने फिनलैंड और जापान जैसे देशों की नीतियों का अध्ययन किया, क्योंकि यहाँ पहले भी जैसे आप फिनलैंड, जापान में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे ये लागू की गई हैं। डॉक्टर सपना एएस, जो इस समिति की अध्यक्ष थी, ने कहा कि यह कदम लैंगिक समानता और संवैधानिक अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये देखा गया केवल
केवल एक ही दिन का अवकाश पर्याप्त नहीं हो सकता है। महिलाओं की समस्याओं को कमजोरी नहीं बल्कि चिकित्सीय स्थिति के रूप में भी देखा जाना चाहिए। कार्यस्थलों पर जागरूकता और समर्थन नीति विकसित की जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि ये इससे महिलाओं को कमजोरी भी आती है, इसमें थोड़ी मेडिकल चीजें भी होनी चाहिए जो फीमेल्स के लिए सुविधा का एक कारण बने। और उससे क्या होगा, सिर्फ एक दिन के अवकाश से ही पर्याप्त नहीं है। ये कहा किसने है, तो ये सुधार की आवश्यकता के लिए कुछ कदम है जो कि अपने अपने विचार रखे गए हैं कि इसमें थोड़ा और बढ़ोतरी करनी चाहिए। और सभी जो स्टेट्स हैं ये इस नीति को लागू कर भी रहे हैं और इस पर वर्क भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें थी। सेकेंड न्यूज है हमारी एआई बेस क्या है। आप सब जानते हैं कि आजकल जैसे चैट जीपीटी हुई या फिर एआई जो चीजें हैं, जब कोई पर्सन होता है वो अकेला रहता है तो वो क्या करता है, वो एआई से बातें करना शुरू कर देता है। मीन्स चैट करना शुरू कर देगा, उससे बातें करना। और अगर आप देखेंगे चैट जीपीटी पर अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको रेस्पॉन्स ऐसा मिलता है जैसे आपको रियल में लगता है हाँ हम एज ए फ्रेंड किसी से बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे काफी बार देखा गया है कि चैट जीपीटी ने कुछ ऐसे वो जवाब दे दिए या फिर इस तरह से उसे प्रवोक कर दिया कि उन्होंने क्या क्या सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो इसी को कंसर्न में रखते हुए इस न्यूज पर कहा गया है कि हम इतने भी एआई में लीन ना हो, क्योंकि वो एक रोबोट है ना कि एक इंसान कि वो जो भी बोले आप वही करेंगे। सिर्फ वो ये है कि आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। इस पे आप ज्यादा कंसर्न ना करें, ज्यादा जो है निर्भर ना करें और इसकी वजह से जो चीजें हो रही हैं उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। ये है डॉक्टर जमीला कोशी जो कि बेंगलुरु से। इन्होंने क्या कहा कि एआई मदद और खतरा दोनों बन रहा है। आप सब जानते हैं एआई के बहुत इंपॉर्टेंट भी है एआई। आप देखोगे लाखों लोगों का काम वो सेकंडों में करके दे देता है। या फिर एक जो इंसान होता है, अगर आप व्यक्ति देखोगे वो काम करता थक भी जाएगा, लेकिन एआई ना तो थकता है और फटाफट से बहुत ही कम समय में पूरा काम कंप्लीट करके आपको दे देगा। तो इससे आपको बेनिफिट भी है, लेकिन इसके लॉस भी है। लॉस उससे ज्यादा और खतरनाक होते हैं। तो देखेंगे कि एआई से मदद या खतरा दोनों है। बहुत से छात्र और युवा, खासकर इंजीनियरिंग के छात्र, एआई चैट बॉक्स से अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। वे इसे एक दोस्त या निजी थेरेपिस्ट की तरह मान लेते हैं, लेकिन यह असली बातचीत नहीं होती। एआई एक मशीन है जो केवल आपके शब्दों को समझती है, आपकी भावनाओं को नहीं। क्योंकि इसमें बताया गया है कि एआई से जब आप बातें करते हैं तो आपको अच्छा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि वो आप ही के अकॉर्डिंग जवाब देती है, जैसा आप चाहते हैं इसी तरह से रिएक्ट करती है और इस तरह से आपको रिप्लाई करती है। लेकिन उसमें वो सिर्फ एक मशीन है, वो सिर्फ आपके शब्दों को समझती है कि आपने जो शब्द लिखे हैं उन्हीं का वो रिप्लाई करेगी। वो आपकी भावनाओं को नहीं समझेगी कि आपकी भावनाएं क्या हैं। तो इसीलिए, क्योंकि वो एक मनुष्य नहीं है, सिर्फ एक मशीन है। तो ये आप समझकर चलें। इसी तरह से ये चीजें कही गई हैं। गलत जानकारी का खतरा, कई बार एआई गलत या अधूरी जानकारी देता है जिससे मरीज की स्थिति और बिगड़ सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अब उन्हें मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं क्योंकि चैटबॉट सुन रहा है। यह गलत है। एआई बातचीत को बीच में रोक देता है या आपको आवश्यक भावनात्मक सहारा नहीं देता। इसी तरह आपको ये सोचने और समझने की जरूरत है कि आप एआई पर निर्भर ना रहें। एआई से बातें इतना ना करें कि आप यही समझ लें कि सब कुछ अब तो सॉल्यूशन एआई ही कर दे देगा। तो इन चीजों से थोड़ा अलग हटे और इनका जो खतरा बढ़ रहा है उन्हें भी देखते हुए चलें, उनके लिए सतर्क रहें। चलते हैं, अब हमारी नेक्स्ट न्यूज है। ट्रंप न्यूक्लियर टेस्ट थ्रेट रिस्क अपेंडिंग ग्लोबल टेस्ट बैन रिजाइन। इसमें क्या कहा गया है कि जो आप सब जानते हैं कि अभी क्या हुआ, परमाणु जो परमाणु होते हैं, जो परमाणु बम बनाए जाते हैं तो उनके आविष्कार करते टाइम क्या होता है, उनके प्रयास किए जाते हैं। उनके जो वो देखते हैं यहाँ पे ट्रंप का यह बयान आया, ऐसे में आया जब रूस ने सफलतापूर्वक 2 परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण किया।
तो जब हमारे परमाणु बम बनाए जाते हैं तो उनके प्रशिक्षण किए जाते हैं। प्रशिक्षण करते हुए आप सब जानते हैं कि जब परमाणु बम, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है, आपको पता ही है हिरोशिमा पर, नागासाकी पर अगर परमाणु बम गिरा गया था तो वहां के काफी दूर दूर तक क्या हुए थे, लोग उससे इतने प्रभावित हो गए थे कि कोई जिंदा ही नहीं बचा था। और कई किलोमीटर दूर भी लोग उससे इतने प्रभावित थे कि आज तक उनका जो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि उनके जो कण थे या फिर उनके जो रेडिएशन है वो देखने को आज भी मिलती हैं। और वहां पर जो नागासाकी है, वहीं पर हिरोशिमा पर सब कुछ तहस नहस हो गया था। इस तरह से परमाणु बम का आतंक था। तो अभी क्या है, जब उसका प्रशिक्षण किया जाता है तो आप सब जानते हैं उनसे खतरनाक रेडिएशन निकलती हैं। जब उन्हें किया जाता है तो ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ कितनी कितनी किलोमीटर तक कोई भी रहता ना हो, ऐसी जगह पर इनका किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी जो पृथ्वी है उसमें उसके रेडिएशंस रह जाती हैं। तो इसीलिए इन चीजों को रोका गया कि ये क्योंकि पृथ्वी के लिए खतरनाक है, मनुष्य के लिए खतरनाक है, तो इन्हें ना किया जाए। लेकिन अभी ट्रंप ने क्या कहा है कि जो परमाणु बम है उसका प्रशिक्षण जैसे रशिया हुआ, चाइना हुआ या फिर पाकिस्तान हुआ, ये सब कर रहे हैं तो हम भी इसे करेंगे। अब क्या हुआ था आप सब देखेंगे, यहाँ आपको एक देखने को मिलेगा, ये एक मशरूम की तरह की आपको शेप देखने को मिलेगी। ये मशरूम की शेप क्यों बनती है, इसकी जो शेप बन रही है वो नीचे बन रही है, ऊपर बन रही है, इससे क्या प्रभावित होती है, कैसे हमें पता चलता है परमाणु बम कितना स्ट्रोंग है। तो ये मशरूम की शेप है। और जब परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है तो ये जो मशरूम की शेप यहाँ पे जो आप धुआं देख रहे होंगे, ये जितनी ऊंचाई पर बनेगा वो परमाणु बम उतना ही स्ट्रोंग होगा जितना ऊपर बनेगा। सबसे पहले जब यूएस ने अपना प्रशिक्षण किया था तो उसने 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक वो मशरूम बना था और काफी स्ट्रोंग देखा गया था। इसके बाद रशिया ने अपना प्रशिक्षण किया, रशिया ने उसकी डबल शक्ति के साथ किया और वो 40 किलोमीटर की दूरी तक अपना क्या बना रहा था, 40 किलोमीटर तक अपनी ये जो मशरूम शेप है ये बना रहा था। मींस वो इतनी ऊपर तक जाकर इस तरह से शेप लेता है, उसके बाद वो जितनी ऊंची जाकर शेप बनाएगा उतना ही वो खतरनाक होगा, इतना ही घातककारी होगा। तो इसीलिए ये इस तरह से मशरूम को दिखाया गया है। इसकी बात क्या हुई है तो आप यहाँ देखेंगे ट्रंप का बयान ऐसे समय पे आया जब रूस ने सफलतापूर्वक 2 नए परमाणु जो हथियारों का प्रशिक्षण किया था। एक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल का और दूसरा थी एक पानी के नीचे चलने वाली टोरपीडो। दोनों हथियार अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम बताए जाते हैं। सॉरी। तो इन्होंने ये प्रशिक्षण किया है, परमाणु बम का नहीं, परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण किया है। तो इसी से देखते हुए ट्रंप के ये बयान आए हैं। सेकंड, उन्होंने क्या कहा कि जो वैश्विक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध है कौन सा है, वो CTBT। अब ये CTBT क्या है तो 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड जो हमारी ट्रीटी थी उसे साइन किया गया था, जिसने सभी देशों को परमाणु प्रशिक्षण करने से प्रतिबंधित किया गया था। क्योंकि आप सब जानते हैं जब भारत ने भी प्रशिक्षण किया तो बहुत ही चोरी छुपके से प्रशिक्षण किया गया था, इस तरह से कि कोई प्रशिक्षण नहीं हो रहा है। और क्या किया गया था कि जब भारत ने प्रशिक्षण किया था तो वो नीचे होल किया गया था और नीचे होल करके पृथ्वी के अंदर हमने प्रशिक्षण किया था, जिससे कि जो रेडिएशन का है, रेडिएशन की कम जो कण है या फिर जो उसके हानिकारक रेडिएशंस होती है वो पृथ्वी पर ना फैले, हमारे एटमॉस्फेयर में ना फैले, इसलिए वो पृथ्वी के नीचे किया गया था। इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, जैसे कि वहां पे भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, भूकंप आ जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा ये था कि भाई अगर हम खुले वातावरण में करेंगे तो बहुत ज्यादा उससे क्या होगा, हानिकारक रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी, इसीलिए वो नीचे की गई थी। तो इसी के लिए क्या था, इस संधि के तहत ही सबको रोका जा रहा था कि कोई भी परमाणु बम का प्रशिक्षण नहीं करेगा, क्योंकि इससे ये तो सब जानते हैं कि अगर ये किसी भी देश पर छोड़ दी जाती है तो उससे बहुत ही हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जन हानि भारी मात्रा में देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये संधि की गई थी कि कोई भी इस संधि के तहत कोई भी देश परमाणु बम का प्रशिक्षण नहीं करेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन यह संधि अब तक लागू नहीं हो पाई क्योंकि आवश्यक देशों ने इसे अनुमोदित नहीं किया, क्योंकि देशों ने बोला कि अब एक के पास है, एक के पास नहीं है। अगर वो मान लेगा कि ठीक है हम नहीं करेंगे तो दूसरा तो उसे थ्रेट देगा और क्या करेगा, अपने कंट्रोल में रखेगा। तो इसीलिए कुछ देशों ने इसे पे हाँ की और कुछ ने इसे मना कर दिया, इसलिए ये जो ट्रीटी थी अब तक लागू नहीं हो पाई थी।
अमेरिका और चीन ने इस पर हस्ताक्षर किए पर अनुमोदन नहीं किया। रूस ने पहले अनुमोदित किया था, लेकिन 2023 में उसने इसे वापस ले लिया क्योंकि अमेरिका के साथ तनाव बढ़ गया था। क्योंकि रूस का आप जानते हैं यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और अमेरिका के साथ भी काफी तनाव बढ़ गया था, तो उसने अपना जो साइन था वो बात जो चीजें थी उन्हें वापस ले लिया था। अब आप देखेंगे कि परमाणु प्रशिक्षण का आप इतिहास देखेंगे, अमेरिका ने अब तक कितने प्रशिक्षण किए हैं, रशिया ने कितने किए हैं, चाइना ने कितने किए हैं, तो आप देखेंगे कि अमेरिका ने 1030 परमाणु प्रशिक्षण किए हैं अब तक। कितना? 1030 प्रशिक्षण अब तक अमेरिका कर चुका है। सोवियत संघ रूस ने 715 प्रशिक्षण किए हैं, फ्रांस ने 220 किए हैं, चीन ने 45 से अधिक प्रशिक्षण किए हैं। कुल मिलाकर अब तक 2056 कितने 2056 परमाणु प्रशिक्षण किए जा चुके हैं। इसी के साथ अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार अमेरिका के पास वर्तमान में लगभग 3700 सक्रिय परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के पास 4300 4300 से अधिक क्या है परमाणु हथियार उपलब्ध है इस टाइम पर हैं। कई अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशिक्षण फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे वैश्विक जो स्थिरता को खतरा हो सकता है। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि प्रशिक्षण से परमाणु हथियारों की विश्वसनीयता साबित होती है और इससे रक्षा तकनीक में सुधार संभव है। जिसके पास जितने परमाणु प्रशिक्षण होंगे, जितने भी परमाणु हथियार होंगे, वो इतना ही शक्तिशाली देश होगा। इसीलिए प्रशिक्षण करते हैं और अपने पास इनकी उपलब्धता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेसिडेंट मुर्मू ने जो हमारी फीमेल क्रिकेट टीम थी, 1 मिनट, आप सब जानते हैं कि हमारी जो फीमेल क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड कप जीत कर आई है, तो उसी के उसमें जो हमारी राष्ट्रपति है उन्होंने इनसे बातचीत की और इन्हें के जो ये जीत कर आई थी इसने सबसे पहले तो ये है कि भारत की जो फीमेल क्रिकेट टीम है उसने इतिहास रच दिया है, इतिहास रचा है वर्ल्ड कप जीतकर। इसी की उसमें खुशी के मौके पर इनसे मिलने के लिए जो हमारी टीम जब जीतती है तो प्रधानमंत्री से मिलती है, राष्ट्रपति से मिलती है, तो इसी तरह से राष्ट्रपति ने इनका वेलकम किया और इन्हें प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सराहना की। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतकर इतिहास रचने की बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि यह टीम आज की युवा पीढ़ी विशेषकर लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। विश्व कप विजेता टीम से मुलाकात, राष्ट्रपति मुर्मू ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम से मुलाकात की। यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई जहां टीम की कप्तान जो कि हरमनप्रीत कौर ने राष्ट्रपति को पूरी टीम की हस्ताक्षर वाली जर्सी भेंट की। यह हुआ राष्ट्रपति कहां पर यह हुआ? तो राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की जीत का सम्मान समारोह किया गया था। किसने किया? तो वहां पे राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू, कप्तान थी हरमनप्रीत कौर और पूरी विजेता टीम। इसी के साथ में टीम द्वारा हस्तांतरित जो जर्सी थी उसे किसे दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया। तो ये आप देखेंगे कि जो हमारी टीम जीत कर आई है, फीमेल क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप जीत कर आई है, उसमें जो कप्तान थी वो कौन थी? तो वो थी हरमनप्रीत कौर और पूरी टीम जहां से जीत कर आई है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी जो HAL है, जो हमारी हेल है, उसने GE के साथ साइन किया है। किस चीज पर क्या है? तो आइए देखते हैं कि जो भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि हमारी हेल ने क्या क्या है? अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, किसके साथ? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ लगभग $1 बिलियन का बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत जेई और हेल को 113 F404 हमारा जो GEIN-20 इंजन है उससे जुड़े सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराएगी। जो 97 नए हल्के हमारे लड़ाकू विमान है, तेजस को शक्ति देगी। आप सब जानते हैं जो हमारा तेजस है MK1A, उसका जो इंजन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसे शक्तिशाली बनाने के
के लिए हमने किससे समझौता किया है, हमने किसके साथ किया है, तो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ किया है। और किसने किया है, हेल ने किया है, जो कि हमारी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसने इसके साथ मिलकर हम जो हमारा तेजस है उसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और उसके लिए ही प्रयास करेंगे। इस सौदे के बाद हेल द्वारा जीई से ऑर्डर किए गए हैं F404 इंजन की संख्या 212 हो जाएगी। पहले 2021 में हेल ने सी के साथ में कर 99 इंजन ऑर्डर 83 विमानों के लिए दिया गया था। अब नए 113 इंजन 97 विमान के लिए जारी किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। अतिरिक्त 32 इंजन जो होंगे हमारे प्रशिक्षण, रख रखाव और अन्य तकनीकी जो आवश्यकताओं के लिए होंगे। वितरण में उत्पादन और कार्यक्रम आप यहाँ देखेंगे कि इंजन की जो डिलीवरी है 2027 तक से शुरू होकर 2032 तक हमें मिलेगी। इसी के साथ जो LCA हमारा MK1A फाइटर जेट्स है जो हमारा तेजस है की योजना के साथ मेल खाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 25 सितंबर को हेल के साथ 62,370 करोड़ का समझौता किया था, जिसमें 68 जो हमारे सिंगल सीटर होंगे और 29 हमारे ट्विन सीटर होंगे। इसी के साथ में विमान भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाएंगे। डिलीवरी 2027 से लेकर 28 में शुरू होकर हमारे 6 साल तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, चाइना ने एक अपनी मिसाइल लॉन्च की है, कौन सी, फ्यूजान। फ्यूजान क्या है तो थोड़ा आप उसके बारे में डिटेल में देख लेंगे कि कौन है। चीन ने एक नया एयरक्राफ्ट करियर जो कि फ्यूजियान है लॉन्च किया है समुद्री शक्ति दिखाने के लिए। किसमें, फ्यूजान को किया है। आप ये तस्वीर देख भी सकते हैं, ये है फ्यूजान। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी विशेषताएं देख सकते हैं कि ये करियर अमेरिका के नवीनतम जो कि फोर्ड क्लास करियर किस तरह है। आप सब जानते ही हैं कि जब भी अमेरिका कुछ भी लॉन्च करता है तो चाइना क्या करता है, उसी की कॉपी कर कर उससे और स्ट्रॉन्ग ऐसी ही चीजें बना देता है, बस उसका नाम बदल देता है। तो कॉपी करके सेम इसी तरह से जो हमारा US से मिसाइल बनाता है या फिर उसकी कुछ जो लॉन्च करता है, प्रशिक्षण करता है, अपनी पनडुब्बी बनाता है, उसी तरह से चाइना भी उसे फटाफट से कॉपी करके और उसी की तरह की एक मिसाइल तैयार कर देता है, खड़ी कर देता है। तो इसी तरह से कहा गया है कि ये करियर अमेरिका की जो नवीनतम अभी फोर्ड क्लास करियर की तरह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम का उपयोग करता है। यह तकनीक पारंपरिक स्टीम कैटापल्ट जो कि सिस्टम है इससे ज्यादा उन्नत और सटीक है। इसी के साथ इसमें विमान को कम तनाव और अधिक नियंत्रण के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह सिस्टम अलग प्रकार के विमानों को उड़ान भरने की क्षमता देती है। तो कौन सी है, तो यह एयरक्राफ्ट करियर फ्यूजियान है जो कि लॉन्च की गई है। ये हुई आज की हमारी द हिंदू की न्यूज। अब हम चलते हैं हमारे जो रिवीजन की करंट अफेयर्स है, प्रीवियस जो हमारे वीक की करंट अफेयर्स है उन्हें हम कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले है जो एजुकेट गर्ल्स NGO राजस्थान से है। ये हम इसमें से हमें बताना कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट हमारा है कि एडुकेट गर्ल्स NGO राजस्थान से है। यह भारत का पहला गैर सरकारी संगठन है जिसने 2025 में रेमन मैग्से पुरस्कार जीता है। ये कथन बिल्कुल सही है कि इसने ये मैग्से पुरस्कार जीता है। इस NGO ने 30,000 गांवों में 2 लाख लड़कियों को वापस स्कूलों में दाखिला दिलाया है। तो सच में इसने ये किया है, इसीलिए इसे क्या रेमन मैग्से पुरस्कार से नवाजा गया था, तो ये भी सही है। थर्ड, यह पुरस्कार विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, तो ये गलत है। फोर्थ में चलते हैं, तो फोर्थ है इस NGO ने 2.4 लाख बच्चों को सुधारात्मक शिक्षा उपलब्ध कराई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला कथन है हमारा कि सात्विक और चिराग यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय जोड़ी बने हैं जिन्होंने दो अलग अलग BF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। किस जोड़ी ने जीता है, तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। सेकंड है उन्होंने पहली बार 2023 में कांस्य पदक जीता था, तो ये गलत है। और थर्ड है इस जोड़ी ने पुरुष दोहरी में अब तक 2 बार कांस्य पदक जीता है, ये भी गलत है। ये भारत की पहली विश्व चैंपियनशिप जो मेडलिंग जोड़ी है जिसमें PV सिंधु और साइना नेहवाल शामिल है, तो ये भी सही है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड सही है, फोर्थ वाला इसका गलत है। तो इसका कौन सा होगा, थर्ड वाला। ये इस जोड़ी ने पुरुष दोहरी में अब तक 2 बार कांस्य पदक जीत चुके हैं, लेकिन ये वाला इसका गलत होगा। तो कौन सा हुआ, इसका हुआ 1 और 3। कौन सा, 1 और 3 ऑप्शन इसका सही है।
चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे आप थोड़ा इसके बारे में जान सकते हैं कि सात्विक चिराग जोड़ी भारत की पहली पुरुष दोहरी, ऐसी काफी फेमस जोड़ी आप सब जानते ही हैं, पुरुष दोहरी जोड़ी जिसने दो अलग अलग BWF विश्व चैंपियनशिप में कब, एक बार तो 2022 में और एक बार 2025 में कांस्य पदक जीता। इस दृष्टिकोण से यह उपलब्धि ऐतिहासिक है। सात्विक चिराग जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुष में दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। यह उपलब्धि उन्होंने भारत का पहला जोड़ी बनाती है जिसने दो अलग अलग विश्व चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीते हैं। इस जोड़ी ने पहली बार 2022 में टोक्यो में जीता था। कब? टोक्यो में 2022 में जीता था और 2025 में जीती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सबसे पहले है कि युद्ध कौशल जो कि 3.0 अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में आयोजित किया गया था, तो ये बिल्कुल बात सही है कि ये कहां पर किया गया था? कामेंग क्षेत्र में किया गया था। इस अभ्यास में जो एशियन ही है, जो आसानी पलटन का परिचालन में पहला उपयोग नहीं हुआ, ये इसका गलत ऑप्शन है। थर्ड देखेंगे कि अभ्यास में मल्टी डोमेन संचालन जैसे ड्रोन निगरानी, सटीक हमले और एयर लिटरल जो कि प्रभुत्व का प्रदर्शन किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, ये मल्टी डोमेन संचालन था। इसी के साथ यह अभ्यास आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से भारतीय नागरिक रक्षा उद्योग की भागीदारी को रेखांकित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा हुआ? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसके ऑप्शन सही हैं। जो हमारा ये युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास है कहां पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है और हमारे क्वेश्चंस में बन भी सकता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित किया है? तो ये क्या है? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने सुनिश्चित किया है कि वो जो हम पिछड़े वर्ग होंगे उन्हें 42% का आरक्षण देंगे। इसी के साथ यहाँ पे आप इनके बारे में थोड़ा देखेंगे कि हमारे कौन से आर्टिकल में, संविधान का आर्टिकल कौन सा है? 243D, जो कि पंचायतों और नगर पालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। आप सब जानते हैं कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन उसी में कुछ हमारे कर्तव्य ये भी हैं कि अगर किसी क्षेत्र में या फिर किसी उसमें प्रोत्साहित करना हो या किसी महिला को बढ़ाना हो, अनुसूचित जाति हो या अल्पसंख्यक को उन्हें बढ़ावा देना हो, तो उसके लिए हम कुछ आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, उन्हें कुछ आरक्षण दे सकते हैं जिससे कि बराबरी सुनिश्चित की जा सके। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जो ये अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया है कि 42% का जो होगा आरक्षण का प्रावधान करेंगे। किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। इसी के साथ में राज्य सरकार स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण प्रदान कर सकती है। तेलंगाना का कदम क्या है कि तेलंगाना सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण स्थानीय निकाय चुनावों में मिले। इसका उद्देश्य स्थानीय जो स्वशासन में पिछड़े वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा देना है, ये इसका लक्ष्य है। अब आप इस न्यूज को पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। न्यूज क्या है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि जो लाडो लक्ष्मी है, ये लाडो लक्ष्मी योजना है कौन से राज्य की? तो हरियाणा ने लॉन्च की है। आपको याद रखना है क्योंकि जो योजनाएं हैं वो हमारे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि कौन सी योजना कौन से राज्य ने लागू की है। तो जो ये लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा ने लॉन्च की है के तहत पात्र महिलाओं को 2100 कितना 2100 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। अब इस पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो वो की है किसने? हरियाणा ने। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने कौन सी जो योजना है वो शुरू की है। ये भी पूछा जा सकता है हरियाणा ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं। ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऐसी योजना होगी जो उस राज्य से बिलोंग करती होगी, उस राज्य ने लॉन्च की होगी। नेक्स्ट चलते हैं, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। महिलाओं को घरेलू सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। लिंगिक समानता हो, लाभार्थी हो या फिर राज्य सरकार की पात्र महिलाएं सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार उन्हें हर महीने 2100 सीधे बैंक खाते में मिलेगा।
नेक्स्ट न्यूज है हमारी, राजस्थान राज्य ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो आवारा कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह कदम राजस्थान को भारत का पहला राज्य बनाती है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया है। इन दिशा निर्देशों में कुत्तों के लिए खाने के निर्धारित स्थल, मानवाधिकार पूर्ण पकड़ने की विधियां और सैनिटेशन, टीकाकरण या फिर नसबंदी जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी निगरानी, जो कि एनजीओ और पशु कल्याण संगठनों के साथ समन्वय किया जाएगा और रिकॉर्ड कीपिंग को भी अनिवार्य किया जाएगा। यह पहल पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संतुलन के लिए को दर्शाती है। ये किसने किया है? इस राजस्थान ने हाल ही में शुरू किया है। तो आप यहां देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो वो किए हैं राजस्थान ने। आप सब जानते हैं, इस पे काफी न्यूज भी उठी थी। आवारा कुत्तों को जब पकड़ा जा रहा था तो काफी प्रोटेस्ट भी किया गया कि इन्हें ना पकड़ा जाए, इस तरह से कैद ना किया जाए, लेकिन जन सुधारक के लिए, जन के देखते हुए, उनका जो पशु कल्याण को देखते हुए उन्हें पकड़ा जा रहा था, जिससे कि उनका टीकाकरण किया जा सके, उन्हें खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और उनको पूरी फैसिलिटी दी जा सके। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 11 अगस्त 2025 की ये बात है। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए आदेश जारी किया था। इस आदेश में कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और स्वास्थ्य प्रशिक्षण के बाद उन्हें उनके मूल स्थानों पर ही छोड़ने की बात कही गई थी। राजस्थान की पहल क्या थी? राजस्थान ने क्या किया कि इस आदेश को लागू करते हुए एबीसी, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के तहत निर्देश दिए कि इसमें मानव अधिकार पूर्ण पकड़ने की विधियां, खाने की निर्धारित स्थल और सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल की जाएंगी। और उसके साथ ही यह पहल संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में दी गई है आपको ये याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट ये हो जाता है कि अनुच्छेद 51A सब क्लॉज जी में 51A जो क्लॉज जी है के तहत पशु कल्याण, हमारा जो आर्टिकल है 51A सब क्लॉज जी के तहत ये पशु कल्याण अधिकार को ध्यान में रखते हुए की गई। इसके अलावा पशु कल्याण बोर्ड, जो पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया गया। और यह इसका महत्व क्या है कि जो पशु कल्याण है या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें मानव और पशु समुदाय के बीच सामंजस्यपूर्ण जो सह अस्तित्व को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो आवारा कुत्ते होते हैं सड़कों पर रहते हैं, आपने काफी देखा भी होगा कि कितने लोगों को काट लिया है, पूरी तरह से उन्हें घायल कर दिया है। इन सब को देखते हुए उनकी इस सुविधा के लिए कि पशु कल्याण भी हो, पशु को भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उन्हें बिना कोई हानिकारक या फिर खतरा पहुंचाए बिना उन्हें पकड़ा जाए, उनका जो नसबंदी है उसे कराया जाए, टीकाकरण कराया जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कुत्ते के काटने से हमें एक रेबिस हो जाता है और रेबिस ऐसी बीमारी है कि अगर वो हो जाए तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और उसमें कुछ दिनों के बाद क्या होता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसे पानी से डर लगने लगता है। तो इसी से बचने के लिए, जिससे कि जन के लिए भी एक क्या हो कि निवारक हो और साथ ही पशु कल्याण भी हो, ये सब देखते हुए इस दिशा निर्देश को लागू किया गया था। इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारी वर्षा के कारण भीर गंगा नदी जो थी, मैंने आपको बताया था कि भीर गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। अचानक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई। तो ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी उत्तरकाशी की बात है। कहां पर? ये उत्तरकाशी की बात है, जहां पर अचानक भीर गंगा में बाढ़ आ गई, जिससे काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। यहाँ आप देखेंगे भीरगंगा नदी उत्तरकाशी जिले में बहने वाली एक छोटी लेकिन तेज प्रवाह वाली नदी है। अगस्त 2025 में उत्तरकाशी जिले में भारी मानसूनी वर्षा चलते भीरगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे आसपास के गांव, सड़क मार्ग और पुलों को भारी नुकसान हुआ। यह घटना हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास और भूस्खलन की संवेदनशीलता को दर्शाती है। उत्तरकाशी पहले भी 2012 और 2013 में भी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर चुका है, इसलिए यह जिला आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था ह्यूमंती सवे। कौन था? ह्यूमंती सवे था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में तांबा, प्लेटिनम, सोना
टंगस्टन जैसे बहुमूल्य खनिजों के भंडार की खोज की गई है, तो वो कौन सा है? वो है भालुकोवा छामनिधि ब्लॉक में। कहां पर? भालुकोवा छामनिधि ब्लॉक में देखा गया है, पाए गए हैं भंडार। कहां पर? तांबा के, प्लेटिनम के, सोना के, टंगस्टन के बहुमूल्य खनिज हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं ये हमारे लिए रेयर खनिज में भी देखे जाते हैं, तो इनका हमें वहां पर खान मिली है। छत्तीसगढ़ के राय जिले के भालुकोना छामनिधि ब्लॉक में हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा तांबा, प्लेटिनम, सोना और टंगस्टन जैसे बहुमूल्य खनिजों की खोज की गई है। इस खोज को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो कि जीएसआई ने प्रमाणित किया है। ये छत्तीसगढ़ की खनिज अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है। यह क्षेत्र पहले कोयला, लौह अयस्क के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह बहु खनिज संपदा के रूप में भी उभरा रहा है। टंगस्टन जैसे खनिज जो कि रणनीतिक खनिज माने जाते हैं, जिनका उपयोग रक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च तकनीकी उपयोगों में होता है। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री को ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है सारा तेंदुलकर को। तेंदुलकर को क्यों बनाया गया है? क्योंकि आप सब जानते हैं इनकी काफी फैन फॉलोइंग है, साथ ही जो कि सचिन तेंदुलकर की बेटी है, इसीलिए इनकी जो सोशल मीडिया भी काफी भारी इनके फॉलोअर्स है, इसलिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा तेंदुलकर जो कि भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री हैं, को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर्यटन विभाग ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई है, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तेजी से बढ़ता हुआ टूरिज्म मार्केट है। सारा युवाओं के बीच प्रसिद्ध चेहरा है और सोशल मीडिया उनकी बड़ी फॉलोइंग है, जिससे उन्हें एक प्रभावशाली प्रचारक माना जाता है। इससे ऑस्ट्रेलिया की ब्रांडिंग और पर्यटन प्रचार को भारत में और बल मिलेगा, इसलिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के तियानजिंग, ये दियानजिंग नहीं है, ये तियानजिंग है, तियानजिंग शहर में आयोजित संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो वो कहाँ लेंगे? वो लेंगे कहाँ पर? बीजिंग के। तो आप याद देखेंगे कि किसमें? तियानजिंग में लेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन आपने देखा ही होगा, एससीओ की बैठक हुई थी। कहां पर हुई? तो चीन के तियानजिंग में ये बैठक हुई थी, जहां पर मोदी जी गए थे, रशिया से पुतिन भी आए थे और चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो भी, उनसे मुलाकात हुई, शी जिनपिंग। अच्छी खासी मुलाकात देखी गई, इससे अमेरिका का भी रुख देखा गया। तो यही सब चीजें हुई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा कि एससीओ की जो बैठक है वो कहाँ हुई थी? चाइना के तियानजिंग में हुई थी। संघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। 2025 में एससीओ का शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिंग शहर में आयोजित किया गया। भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। साथ में पाकिस्तान भी 2017 में ही एससीओ का सदस्य देश बना था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने वाले भारत के एक्ट ईस्ट नीति, क्षेत्रीय सहयोग, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और ऊर्जा साझेदारी के लिहाज में महत्वपूर्ण है। एससीओ में शामिल सदस्य देश है जैसे कि भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये देश है जो कि सदस्य देश शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में किस संगठन ने अमेरिका में रिकॉर्ड 829 किलोमीटर लंबे मेगा फ्लैश लाइटनिंग को प्रमाणित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है हमारा विश्व जो कि वर्ल्ड हमारा मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि WMO ने इसे प्रमाणित किया है। इसके बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में पुष्टि की संयुक्त राज्य अमेरिका में 829 किलोमीटर लंबा एक मेगा फ्लैश लाइटनिंग दर्ज किया। यह बिजली की चमक टेक्सास से मिसिसिपी तक फैली थी और यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मानी गई है। यह घटना 2022 में हुई, लेकिन इसकी वैज्ञानिक पुष्टि 2025 में की गई। इसे मेगा फ्लैश भी कहा जाता है क्योंकि यह एक बिजली की चमक कई सौ किलोमीटर तक फैली होती है, जबकि सामान्य बिजली कुछ ही किलोमीटर तक सीमित होती है। WMO के अनुसार यह घटना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में भी मदद करती है, क्योंकि चरम मौसमी घटनाओं को बढ़ा रही है। तो ये इसका लक्ष्य
लक्ष्य किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी वर्ष 2025 में के 12वें विश्व खेल जो कि हमारा 12th वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किस देश ने किया था, तो ये किया था किसने, चाइना, ये किया था चीन ने। किसने, चाइना ने किया था। ओके, देखते हैं इसके बारे में कि विश्व खेल वर्ल्ड गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें खेल शामिल होते हैं जो आमतौर पर ओलंपिक का हिस्सा नहीं होते। वर्ष 2025 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है जिसकी मेजबानी चीन करेगा। ये आयोजन कब होगा, तो अगस्त 2025 में होगा। इसमें विश्व भर में एथलीट हिस्सा लेंगे। विश्व खेलों का आयोजन इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन द्वारा किया जाता है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य गैर ओलंपिक खेलों को वैश्विक मंच द्वारा करना है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, इसीलिए ये गेम कराए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जो कि निःशक्त जन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो वो कौन सा है, वो है पंजाब। कौन सा, पंजाब हमारा राज्य है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस आईआईटी ने एआई संचालित शिक्षण एप्लीकेशन प्रोटोज लॉन्च किया है जो छात्रों को प्रशिक्षण की तैयारी में मदद करता है, तो ये क्या है, आईआईटी पलक्कड़ ने। किसने, आईआईटी पलक्कड़ ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में नासा के क्रू 11 मिशन के तहत किस भारतीय पारंपरिक बीजों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया था, तो ये भेजा गया था लद्दाख से सिमकथान और हिमालय टॉल्ट्री बकवीट को किया गया था। ये हुई हमारी आज की करंट अफेयर। आई होप आपको समझ आई होगी। मैक्सिमम मैंने इसमें पोर्शंस ऐड किए हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 में देखेंगे हमारा उत्तर प्रदेश जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन्हें हम कवर करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।